नमस्ते। आज गांधी और समकालीन विश्व पे हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें से आज हम खंड 3 का जो विषय है, गांधी की विरासत, इस पे चर्चा करने वाले हैं। गांधी की विरासत में 4 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई में जो इकाई 8 है, 8 है, उसमें अहिंसक आंदोलनों के विषय में चर्चा की गई है और अहिंसक आंदोलनों में गांधी जी का अहिंसा का क्या तात्पर्य रहा और अहिंसा की क्या परिभाषा रही और अहिंसा को आज के संदर्भ में हम कैसे देख सकते हैं और कौन-कौन से हमारे आज़ादी के बाद भारत में अहिंसक आंदोलन हुए हैं। इस पे भी एक आज सार्थक चर्चा होगी, जिस पे मैं बहुत सारे आंदोलनों के विषय में भी चर्चा करने वाला हूँ और इकाई 9 में शांति आंदोलन के विषय में हम बात करेंगे, जो शांति का एक 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 जो संस्कृति, एक जो संस्कार के स्वरूप में हमें प्राप्त हुई है, उसके विषय में चर्चा करेंगे कि शांति किस तरीके से आज के समकालीन राजनीति में, आज की समकालीन वैश्विक राजनीति में शांति का पक्ष कितना मजबूत है, जो एक आदर्शवाद की स्थिति है, जहाँ पर हिंसा का कोई लेश मात्र स्थान नहीं है, जहाँ पर नैतिकता, सहिष्णुता, भाईचारा, परमार्थ और तमाम ऐसे जो वैल्यूएबल मूल्यवान विषय हैं, उनके के आधार पर जब हिंसा समाप्त होती है, तो उनको उनको कहीं न कहीं हम बहुत प्रमुखता से देखते हैं और ये एक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। चूँकि विश्व युद्धों से पूरे विश्व ने 2 बड़े विश्व युद्ध देखे और दोनों ही बड़े विश्व युद्ध में बहुत ही बड़े स्तर पे हिंसा हुई। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गँवाई, बहुत सारे देशों ने अपनी संप्रभुता गँवाई, बहुत सारे समाज और व्यवस्थाएँ आज भी उस हिंसा की का परिणाम झेल रहे हैं। उसका जो नकारात्मक परिणाम है, वो उसे अभी भी वो उभर नहीं पाए हैं। तो वो हिंसा एक सभ्य समाज का एक अभिन्न अंग नहीं है, ऐसा जैसा गांधी जी हमेशा मानते हैं। तो एक बहुत अच्छी डिबेट वैश्विक राजनीति में आजकल चल रही है कि शांतिवाद कैसे हो, शांति की अलग-अलग पीस की अलग-अलग थ्योरीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिज़ॉल्व किया जाए, जिसमें गांधी जी की क्या उपयोगिता है, गांधी जी के विचारों की क्या उपयोगिता है, जो गांधी जी ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से मानव समाज के लिए जो सिद्धांत गढ़े, जो बातें बताई, उसका आज की वैश्विक राजनीति में क्या उपयोग है और विश्व हमारा कैसे हिंसा से दूर हो सकता है और उसमें शांति के कितने तरह के प्रकार हो सकते हैं। क्योंकि शांति एक ऐसा कोई एब्सोल्यूट वर्ड है जो कि अपने आप में पूर्ण है, एक अपने आप में समग्रता का भाव रखता है। इससे शांति का अपना एक अलग दायरा ही है। तो इस अध्याय में इकाई 9 में हम शांति के आंदोलनों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। शांति आंदोलन के और बहुत सारे उदाहरण भी हम देखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे चिंतक हैं जो शांति और शांतिवाद और आदर्श की वैश्विक राजनीति में आज के समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों में अपने विचारों को रखते हैं। उनकी भी एक लंबी अनवरत श्रृंखला है, जिनके विषय आज हम लेने वाले हैं। और गांधी की विरासत के खंड 3 में ही एक 10 नंबर का जो अध्याय है, जिसे इकाई 10 कहते हैं, उसमें महिला आंदोलन है, जो आगामी हमारे लेक्चर्स में जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। और महिला आंदोलन गांधी जी की विचारधारा से, चूंकि गांधी जी पहले स्वतंत्रता आंदोलनों में उन्हें हम पहल के तौर पर कह सकते हैं कि महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा थी और महिलाओं ने बहुत बढ़-चढ़ कर आंदोलनों में हिस्सा लिया और तब से लेकर आज तक भारत में जो आंदोलन हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, उनमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, ये एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम इकाई 10 में पढ़ने वाले हैं। इकाई 11 में पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, जो कि एक बड़ी विरासत है गांधी जी ने के विचारों से, जो एक सस्टेनेबल मॉडल, एक पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था की गांधी जी ने जो बात की है। गांधी जी कभी भी प्रकृति से इतर नहीं जाते हैं, प्रकृति के भीतर ही रहकर मानव समाज की श्रेष्ठता के साथ मानव समाज विकास करे, इस गंतव्य की ओर गांधी जी के विचार ले जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पर्यावरण और जो समावेशी विकास है, जो आजकल हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का
बहुत बहुत चर्चा प्रखर रूप से वैश्विक राजनीति में और हमारे देश की राजनीति में होती रही है, वैश्विक स्तरों पर, वैश्विक संस्थानों में और बहुत बड़े-बड़े फोरम पे आजकल हम एक समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में चर्चा करते रहते हैं। तो गांधी जी के विचार आज के संदर्भ में, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में, पर्यावरण के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे विश्व में एक पर्यावरण की राजनीति चल रही है, जिसे एक पर्यावरण की अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसे हम ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। आज दुनिया भर के तमाम बड़ी संस्थाएं, बड़े देश पर्यावरण को लेकर बहुत सजग हैं, क्योंकि उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम अब मानव सभ्यता को दिखने लगे हैं। बहुत तमाम तरह की हमारी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रदूषण से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो तमाम तरीके से आपदाओं के संदर्भ में अगर देखें तो समुद्री तूफान हैं और किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है, अनियमित वर्षा की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, तमाम ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज हैं जिसे हम प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। उसकी वजह से आज मानव सभ्यता, समाज बहुत प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें पर्यावरण का जो असंतुलन है, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे 4 विषयों को गांधी जी की विरासत में रखा है और आज हम 2 विषयों को, अहिंसक आंदोलन और शांति आंदोलन, 2 विषयों को आज लेने वाले हैं और आगामी लेक्चर्स में अन्य विषयों को भी हम लेंगे। तो जैसा मैंने बताया अभी हाल में ही कि अहिंसक आंदोलन, अहिंसा से परिपूर्ण ऐसा आंदोलन जो कि जिसमें हिंसा, हिंसात्मक सोच, हिंसात्मक व्यक्तित्व या हिंसात्मक किसी भी तरह के कृतित्व को कहीं जगह नहीं दी जाती है। क्योंकि गांधी जी ने भारतीय परंपरा और सनातन चिंतन परंपरा में जो अहिंसा के गुण मूल्य उपलब्ध थे, उसी का उपयोग करते हुए गांधी जी ने आंदोलनों को अहिंसात्मक बनाने का प्रयास किया है, जिसमें कि किसी भी तरह की हिंसा का कोई भी संदर्भ नहीं लिया जा सकता और हिंसा सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही के तौर पर नहीं, बल्कि मनुष्य के एक सकारात्मक सोच के साथ साथ हिंसात्मक उसके मन में, उसके वचनों में, उसके कर्णों में किसी भी तरीके से हिंसा आंदोलन के उस क्रम में दिखनी नहीं चाहिए। कहने का अर्थ है कि हिंसा और आंदोलन दोनों को गांधी जी ने अलग तरीके से देखा है। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो कार्य है, हमारी जो कार्यवाही है, वो अहिंसात्मक हो और उस अहिंसात्मक आंदोलन के लिए हमने देखा है, स्वतंत्रता का अगर हम उदाहरण लें तो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने भारत में रहकर जो आंदोलन चलाए और उसके साथ साथ जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो भी उन्होंने अहिंसात्मक अप्रोच को बहुत ज्यादा इख्तियार किया, मतलब बहुत ज्यादा महत्व दिया। कारण है कि वो उनके विचारधारा का, चिंतन का एक मूल आधार है, क्योंकि वो सारी चीजों को नैतिकता के तराजू पर या नैतिकता की उत्कृष्टता से देखना चाहते हैं। तो जब हम अहिंसा के विषय में चर्चा करते हैं या समाज जब अहिंसक होता है तो निश्चित तौर पर समाज एक नैतिक समाज होगा। ऐसा एक समाज होगा जो मानवता को बढ़ाने वाला होगा, जो मानवता को बांधे रखेगा, मानव के प्रति जो प्रेम है, जो एक लगाव है, वो मजबूत होगा, प्रगाढ़ होगा। ऐसा समाज जब होगा तो समाज अहिंसक होगा। गांधी जी उस नैतिकता की बात कर रहे हैं और गांधी जी ने जब नैतिकता के विषय में अहिंसा की व्याख्या की है तो अहिंसा को वो हर तरीके से सत्य के निकट पाते हैं, क्योंकि गांधी जी के अनुसार और भारतीय परंपरा के अनुसार भी सत्य ही ईश्वर है। सत्य का स्वरूप जो है वो एब्सोल्यूट है, वो सुनिश्चित है। उसे डिगाया नहीं जा सकता, उसे बिगाड़ा नहीं जा सकता, उसे अल्टर नहीं किया जा सकता। सत्य का जो स्वरूप है वो सुनिश्चित है। ईश्वर का स्वरूप एक सुनिश्चित है। चाहे हम किसी भी वैचारिक धरा पर कहें, चाहे निर्गुण के आधार पर कहें, चाहे सद्गुण के आधार पर कहें, लेकिन ईश्वर का जो स्वरूप है वो हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा दोनों के मिलने के साथ एक स्वरूप हमारा ईश्वर का बनता है। वो स्वरूप सत्य है। वो सत्य, और जो सत्य है वही सही अर्थों में अहिंसात्मक है। जो जितना सत्य के करीब होगा, गांधी जी के अनुसार जो जितना
नैतिकता के करीब होगा, समाज में या व्यक्ति में अहिंसा उतनी ही ज़्यादा व्याप्त होगी। और अहिंसा सब व्यक्ति के लिए, या यूँ कहें कि हर व्यक्ति अहिंसात्मक हो जाए, उसके लिए गांधी जी ने जैसे सत्याग्रही के लिए कुछ कंडीशंस बताई हैं, कुछ स्थितियाँ बताई हैं, उसी अनुसार वो कहते हैं कि अहिंसा के लिए भी व्यक्ति का निस्वार्थ होना भी बहुत आवश्यक है। व्यक्ति जब तक निस्वार्थ भावना को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति हिंसात्मक प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकल सकता। अगर व्यक्ति को हिंसात्मक प्रवृत्ति से बाहर निकलना है, तो व्यक्ति के अपने हृदय में अपने निस्वार्थ और परमार्थ जैसे गुणों का विकास करना पड़ेगा। और जब तक वो उन गुणों का विकास नहीं करता है, वो व्यक्ति हिंसा से दूर नहीं हो सकता। दूसरा विषय वो कहते हैं त्याग की जो 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 भावना है। अगर व्यक्ति त्याग नहीं करेगा, व्यक्ति के संदर्भ में जब तक वो एक शब्द है अंग्रेजी में रिनंसिएशन, जो त्याग की भावना, जैसा कि हमने पूर्ववर्ती भी अपने लेक्चर्स में और इन संदर्भों को लिया है कि त्याग की भावना हमारी एक बड़ी एक बड़ी अनवरत सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है कि जब तक हम त्याग की भावना को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति अहिंसक नहीं होगा। अहिंसा, देखिए, अहिंसा बहुत सारे गुणों को मिलाकर बनी है। अहिंसा कोई ऐसा विषय, सब्जेक्टिव विषय नहीं है जो कि सिर्फ हिंसा ना करने से उत्पन्न होती है, बल्कि जो अहिंसा है वो आपके मन मस्तिष्क, आपके हृदय, आपके वाणी, आपके चरित्र, आपके कर्तृत्व, आपके व्यक्तित्व में हर तरीके से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, या यूं कहें कि वो प्रदर्शित होनी चाहिए। तो अहिंसा का जो प्रतीक है, जो अहिंसा को अगर हम एक प्रतीक के रूप में लें, तो इन तमाम गुणों को उस प्रतीक के भीतर हम पाते हैं। इसमें से अगर कोई एक गुण भी कम हो जाए, तो व्यक्ति शायद क्या, व्यक्ति हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाएगा। अगर हम इन गुणों में अगर हम त्याग को हटा दें, तो व्यक्ति निश्चित तौर पर स्वार्थी होगा, क्योंकि त्याग की भावना जब हटेगी तो व्यक्ति को अपना मेरा क्या है, मेरे को क्या मिलेगा, या इस प्रवृत्ति का एक व्युत्पन्न होता है उसके मन में उत्कंठा। वो ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को समेटना चाहता है, और जब गांधी जी कहते हैं कि अगर हम त्याग की भावना को दूर कर देंगे, तो व्यक्ति फिर भौतिकवादी हो जाएगा। वो बहुत सारे संसाधनों को वो चाहेगा कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा संसाधन आ जाए। दूसरी बात, अगर हम सत्य के बिंदु को या सत्य के इस मूल्य को हटा दें व्यक्ति के व्यक्तित्व से, तो जब व्यक्ति सत्य को नहीं परिभाषित कर पाएगा, और दूसरी बात है कि जब सत्य की महिमा को, सत्य के अर्थ को नहीं समझ पाएगा, तो फिर निश्चित तौर पर व्यक्ति सत्य और असत्य में अंतर करना, भेद करना भूल जाएगा। गांधी जी कहते हैं कि सत्य को जान लेना अपने आप में ईश्वर का साक्षात करने जैसा है। जब हम जैसे ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो हम तमाम तरह के भेद और तमाम तरह के व्युत्पन्न जो अंतर हैं जो भौतिक जगत में, उनमें भेद करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम उस इलोक से उठकर परलोक की तरफ चले जाते हैं। हमारी सोच, हमारा जो चिंतन है, मनन है, वो हमारा ईश्वरीय हो जाता है। तो जब ईश्वरीय चिंतन मनन हो जाएगा, तो हम इस इलोक की, मतलब इस भौतिक जगत की, इस भौतिक समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जो उत्कंठाएं हैं, जो तमाम तरह की लालसाएं हैं, तमाम तरह की जो एस्पिरेशनल महत्वाकांक्षाएं हैं, उनसे ऊपर उठ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि सत्य के बिंदु को जान लेना अपने आप में ईश्वर के जैसे हमने कहा ना, ईश्वर के साक्षात्कार को करना है। जैसा व्यक्ति सत्य को जान गया, जब सत्य को जान गया, तो फिर असत्य को भी व्यक्ति जान जाएगा। कारण है कि जब सत्य को जान रहा है, तो उसे पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और जब निष्ठावान एक व्यक्ति न्यायोचित आधार को तय कर लेता है। न्यायोचित आधार का शब्द का अर्थ हो गया कि जब व्यक्ति सत्य के आधार पर न्याय करना सीख लेता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या असत्य है, क्या असत्य है। जब इन बातों को सही क्रम में व्यक्ति रख लेगा जीवन में, या जीवन की अपने चिंतन मनन की परंपरा में इनको शामिल कर लेगा, तो व्यक्ति फिर हिंसा से दूर हो जाता है। कारण है कि जैसा गांधी जी कहते हैं ना कि हिंसात्मक मानवीय प्रवृत्ति नहीं है,
मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, पशुवत प्रवृत्ति है। और ये इसलिए है क्योंकि व्यक्ति अंतर नहीं कर पा रहा, भेद नहीं कर पा रहा, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, हित अहित के बीच में मध्य में अंतर नहीं कर पा रहा। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जब व्यक्ति सत्य को जान लेगा तो फिर व्यक्ति के भीतर, व्यक्ति के हृदय में अहिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही स्वयं संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से अहिंसक हो जाएगा। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मन से, वचन से, कर्मों से, अगर जब तक हम मनसा वाचा कर्मणा, जब तक हम अपनी अहिंसात्मक प्रवृत्तियों को नहीं उद्वेलित करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम अहिंसात्मक व्यवहार को सुनिश्चित नहीं कर सकते। जैसा हमने कहा ना कि इन गुणों में कोई भी एक गुण अगर कम हो रहा है तो व्यक्ति फिर अहिंसात्मक नहीं रह जाएगा। दूसरा विषय अगर लें तो सेवा का भाव। अगर सेवा का भाव लें, जैसा हमने कहा ना कि त्याग, सत्य, निस्वार्थ, परमार्थ, सेवा, ये ऐसे गुण हैं कि किसी व्यक्तित्व में अगर ये जैसा मैंने कहा ना, किसी भी एक गुण का अगर हम लोप कर दें या कम कर दें या घटा दें या भूल हो जाए, भ्रमित हो जाए, तो हम अहिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं। गांधी जी का मानना है कि अगर जैसे कि अन्य गुणों की भांति सेवा के गुण को अगर देखें तो जब तक व्यक्ति के भीतर सेवा का भाव नहीं होगा, सर्विस का भाव नहीं होगा। देखिए, सेवा दो तरीके से होती है। एक तो स्वयं के प्रति भी सेवा होती है, गांधी जी उसको भी बहुत ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अपने कर्मों को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने सूत काटना और तमाम तरह के ऐसे दैनिक कार्य हैं जो उन्होंने स्वयं से करना शुरू किया। और वो कहते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना शायद सांस लेना आवश्यक है, जितना जीवित रहना शायद आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य का वो इनहेरिटेंस राइट है अपने, कम से कम अपने कार्यों को ठीक ढंग से संपादित करना, अपने कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहना। इससे भी बहुत सारे नियतार्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे कि नियतार्थ किस तरह के निकाले जा सकते हैं? नियतार्थ ऐसे हैं जब व्यक्ति स्वयं के दैनिक जीवन से संबंधित कार्यों को स्वयं करने लगता है, स्वयं में हो जाता है, एक में हो जाता है, वो सारे समस्याओं को, सारे अपने दैनिक चीजों को स्वयं से निर्धारित करने लगता है, तो व्यक्ति कर्म के अर्थ को समझता है, कर्म की भावना को समझता है, कर्म के अर्थ से प्राप्त होने वाले उस सत्य को, उस चित आनंद को, उसको प्राप्त करता है, और उससे फिर होने वाला जो परिवर्तन है वो समाज में रिफ्लेक्ट होता है। फिर व्यक्ति दूसरे के कामों में भेद नहीं करता है, दूसरे के कामों को भी आदर से देखता है, सम्मान से देखता है, और वो सोचता है कि मैं जैसा अपने कार्यों को कर रहा हूं, चाहे वो काम बहुत अच्छा हो, चाहे काम निम्न स्तर का हो, हर काम उसके लिए बराबर हो जाता है। तो समाज में एक समदृष्टि का भाव उत्पन्न होता है जब हम हर व्यक्ति को एक समदृष्टि से देखते हैं, एक समान दृष्टि से देखते हैं। जब कार्यों में भेद खत्म हो जाता है तो हमारी दृष्टि समाज में समदृष्टि हो जाती है। हम सबको समान समझते हैं, हम सबको, सबके महत्व को, सबके कर्मों को, सबके अस्तित्व को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को, के अस्तित्व को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। हम जैसे स्वयं का आदर करते हैं वैसे ही हम दूसरों का भी आदर करने लगते हैं। और जब वो स्वयं में और दूसरों में भेद खत्म हो जाता है, वो जो एकात्म हो जाता है तो फिर वो जब भेद खत्म हो गया और हमारी आत्मा का एकात्म हो गया, हमारी आत्मा का स्वरूप जो कि चूंकि सब में, सबके हृदय में एक जैसा है, तो फिर व्यक्ति क्या है, अहिंसात्मक प्रवृत्ति से दूर होता है और सेवा का भाव जागृत होता है। और जैसा हमने कहा ना कि सेवा दो तरह की होती है, एक स्वयं के लिए और एक दूसरे समाज के लिए। तो जब हम स्वयं के लिए सबसे पहले सेवा करेंगे तभी हम जाके समाज के लिए सेवा कर पाएंगे। इसका नियतार्थ स्वयं की सेवा से जुड़ा हुआ है। जब तक हम स्वयं के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो समाज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि हम स्वयं की सेवा से परमार्थ की तरफ भी अपने आप को जोड़ें और अपने आप को समाज के सत्कर्मों से भी जोड़ें। इसलिए सेवा का भाव जब नहीं होगा, जब तक मन में सेवा का भाव नहीं होगा, तब तक हमारी प्रवृत्ति हिंसात्मक ही रहेगी। और जब सेवा का मनुष्य के प्रति जो मानवता के प्रति जो आदर सम्मान है वो बहुत तेजी से बढ़ देगा। और जब वो बढ़ेगा तो व्यक्ति की जो सोच है वो अहिंसात्मक होगी, क्योंकि व्यक्ति उस हिंसा के परिणाम को भी समझता है। किसी दूसरे व्यक्ति में अगर
उस हिंसा से किसी को कष्ट होगा तो उस कष्ट का अनुभव भी व्यक्ति को होगा, और जब व्यक्ति को अनुभव होगा उस कष्ट का, तो उस कष्ट को के निवारण के लिए व्यक्ति चिंता करेगा और सोचेगा कि दूसरों को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से गांधी जी के अनुसार अगर हम देखें और गांधी जी के इस विचार को का चिंतन करें, तो इन गुणों के आधार पर व्यक्ति की अहिंसात्मक प्रवृत्ति को बांधा जा सकता है, या यूं कहें कि उसकी व्याख्या की जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति के भीतर अपनी सत्य को स्वीकार करने की क्षमता का विकास करना, और जब तक अपनी क्षमता का विकास नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति निर्भीक नहीं होगा, निर्भीकता उसके अंदर व्याप्त नहीं होगी, तब तक व्यक्ति सत्य के लिए अटूट और कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है, और तब तक व्यक्ति अहिंसात्मक प्रवृत्ति से जुड़ नहीं सकता। इसलिए अब जब आंदोलन की बात होती है, जब सत्याग्रही के गुणों की बात होती है, तो गांधी जी बहुत सारे गुणों के विषय में भी बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जब तक व्यक्ति का निर्भीकता और कष्ट को सहने की क्षमता का विकास नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अहिंसात्मक आंदोलनों में शामिल नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं अगर इन गुणों को नहीं समाहित करेगा अपने हृदय स्थल में, तो मनुष्य हिंसात्मक प्रवृत्ति की तरफ कभी भी बढ़ सकता है और समाज में हिंसा व्याप्त हो जाएगी। इसलिए आंदोलनों में इस तरह के तमाम गुणों को के आधार पर अगर हम देखें, तो हम पाते हैं कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं है, हमारी प्रवृत्ति जो है अहिंसात्मक है। जब हम अपने गुणों को भूल जाते हैं और अवगुणों को ही गुण मान लेते हैं, तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो अहिंसात्मक व्यक्तित्व से, कृतित्व से हिंसात्मक हो जाती है, जो कि अमानवीय है, जो कि अहिंसा की एक व्यापक परिभाषा में अगर हम देखें, तो अहिंसा मनुष्य के सिर्फ कर्म से जुड़ी नहीं है, समाज से जुड़ी नहीं है। जैसा मैंने स्वयं कहा, पहले भी कहा कि वे स्वयं से लेके समाज से जुड़ी हुई है। अहिंसा एक ऐसा जुड़ाव है स्वयं का समाज के प्रति, जो एक दूसरे को बांधे रखता है, एकमेव भावना से, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे के साथ भेद करने में असमर्थ है। जब तक भेद करने में असमर्थ है व्यक्ति, तब तक व्यक्ति हिंसात्मक प्रवृत्ति से दूर भागता है, और जैसे ही भेद करता है व्यक्ति, ये व्यक्ति हिंसात्मक हो जाता है, व्यक्ति अहिंसा से दूर चला जाता है। अब आंदोलनों के संदर्भ में अगर अहिंसा के आंदोलनों को समझें, तो देखेंगे कि इसमें बहुत दुविधा है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसात्मक प्रवृत्ति एक प्रत्यक्ष कार्रवाई का उदाहरण है, और जब प्रत्यक्ष कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर उसमें हिंसा होगी। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब है कि जैसे को तैसा, आपने तुरंत कार्रवाई कर दी और आपने बिल्कुल चिंतन नहीं किया और आपने बिना सोचे समझे कोई कार्रवाई कर दी, उसमें हो सकता है जान माल की भी हानि हो जाए, हो सकता है किसी के हम हृदय को भी आघात पहुंचा दे। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अहिंसात्मक आंदोलन एक तरह की प्रत्यक्ष कार्रवाई है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई का जो नियतार्थ है वो अहिंसात्मक आंदोलनों के नियतार्थ से अलग है, जुदा है। इसलिए गांधी जी के अनुसार, गांधी जी कहते हैं कि अहिंसात्मक आंदोलन कैसे प्रत्यक्ष कार्रवाई को मजबूत कर रहे हैं, वो कैसे उसका उदाहरण है। वो कहते हैं कि जब हम किसी अहिंसात्मक आंदोलन से जुड़ते हैं और हम ये सब चीजों को मान रहे होते हैं कि न्यायोचित आधार इसका क्या है, और उसके साथ हम त्याग और कष्ट सहने के लिए भी तैयार हैं, हम सत्य को समझ रहे हैं, सत्य के साथ न्याय को भी समझ रहे हैं। जब हम मान रहे हैं कि हमारा जो सत्य है वो सत्य है, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो विचार हैं वो सत्य हैं, जो दूसरा पक्ष है वो असत्य है, वो सत्य को नहीं जानता, इस वजह से वो हिंसा कर रहा है, वो हमारे ऊपर बल का प्रयोग कर रहा है, वो हमारे ऊपर बहुत सारी जातियां कर रहा है, ये इस वजह से क्योंकि वो सत्य से अवगत नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है उससे एक सत्य आग्रह करते हुए उसको सत्य से अवगत कराएं, और जिस दिन वो सत्य से अवगत हो जाएगा वो हमारे जैसा हो जाएगा, वो हमारी सारी मांगों को मान लेगा। तो गांधी जी कहते हैं अहिंसक आंदोलनों की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि लोग जैसे जैसे सत्य से अवगत होते हैं वैसे वैसे वो आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, और आंदोलन एक बड़ा स्वरूप धारण कर लेता है। और जब आंदोलन इस तरह का अहिंसक आंदोलन ज्यादा बड़े स्वरूप में आ जाता है, तो दूसरे पक्ष को सत्य का आभास होता है,
और जब दूसरे पक्ष को सत्य का आभास होता है तो वो उसकी आवश्यकताओं को, वो उसकी मांगों को स्वीकार कर लेता है। और इस प्रकार प्रत्यक्ष कार्यवाही के माध्यम से जिस तरीके से हम चीजों को अर्जित करते हैं, और वैसे ही हम अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से और भली प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। तो अहिंसक आंदोलन भी, ठीक है, एक पैसिव आंदोलन नहीं है, ये बहुत एक्टिव आंदोलन है, प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट आंदोलन है, लेकिन इसका स्वरूप अलग तरीके का है। इसलिए व्यक्ति को पूरे धैर्य के साथ, न्यायोचित भावना आधार के साथ अपनी मांगों पर अडिग रहना है, और तब तक अडिग रहना है जब तक सामने वाला उस सत्य से अवगत ना हो जाए। और जिस दिन वो उस सत्य से अवगत हो जाएगा, उस दिन वो आपकी मांगों को सहर्ष स्वीकार कर लेगा, और शायद आंदोलन का यही नेतार्थ होता है। तो गांधी जी कहते हैं कि इस तरीके से अहिंसक आंदोलन भी एक प्रत्यक्ष कार्रवाई है। तो इन विचारों के साथ गांधी जी ने जो विचार प्रयोग किए, जो विचार जो उन्होंने आंदोलनों के समय यूज किए, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, देश में आजादी 1947 में जब आई, तो आजादी के बाद भी बहुत सारे अहिंसक आंदोलन इस समाज ने देखे हैं, क्योंकि भारत के संस्कृति और भारत के समाज में गांधी का बहुत बड़ा प्रभाव है। गांधी के प्रभाव के साथ साथ जो हमारे सनातन चिंतन परंपरा में, बुद्ध पंथ में, संप्रदाय में, जैनिज्म में, और इन पंथों में जो हिंसा के प्रति एक जो घृणा है, या यूं कहें कि हिंसा के प्रति जो एक अतिरिक्त विचार हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं अहिंसक विचारों की तरफ ले जाते हैं। सरलता से समझने का प्रयास करें तो ये सारे मत संप्रदाय अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, अहिंसा के पक्षधर हैं। इसलिए सनातन जब चिंतन परंपरा की बात होती है, जब गांधी जी के विचारों की परंपरा की बात होती है, उनके द्वारा दी गई विरासत की बात होती है, तो हमें उस समग्रता से देखना चाहिए कि भारतीय समाज में, भारतीय समाज के हर पक्षों में, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, हर चीज में अहिंसा एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा एक आधार के रूप में हमें देखने को मिलता है। मतलब हर प्रवृत्ति में एक अहिंसात्मक प्रवृत्ति व्यक्ति की दिखती है, और वो समाज में भी रिफ्लेक्ट होती है। और जब भी आंदोलन हुए हैं उसमें भी वो दिखाई दी है। बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिनकी क्रमवार अभी हम चर्चा भी करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक अहिंसात्मक प्रवृत्ति जुड़ी रही है। चाहे वो 1940 में भूदान आंदोलन हो विनोबा भावे का, 1980 में नौ किसान आंदोलन हो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो हमारी शेतकारी संगठन है, कर्नाटक में जो रायता संगठन है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन है। इनकी भी अप्रोच में आप देखेंगे कि गांधीवाद का कितना बड़ा प्रभाव है। ये सारे आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन रहे। और उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 1973 में जो हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरव देवी और गंगा देवी के साथ मिलकर, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से महिलाओं ने अपने वनों की रक्षा के लिए किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन किया, और पूरे उत्तराखंड में किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर पूरे देश में एक बड़ा सकारात्मक विचार आया, और लोगों ने इस पर चिंतन करना शुरू किया। बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन 1970 में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से गांधीवादी तरीके से अहिंसक आंदोलनों को परिभाषित किया। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो भूख हड़ताल, सद्भावना यात्राओं के साथ एक लंबे क्रम से चलाई गई, जिसमें मेधा पाटकर ने बहुत सारे गांधीवादी तरीकों से, अहिंसक तरीकों से सरकार और संगठनों को समझाने का प्रयास किया कि नर्मदा नदी के पर बनने वाले बांधों से किस तरह के दुष्परिणाम सामने आएंगे। और 1993 और 94 में आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन चला। वो आंदोलन अर्क विरोधी या शराब विरोधी के नाम से जाना जाता है, और उसमें किस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे आंध्र प्रदेश में शराब के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। और गांधी जी के विचारों का जो प्रभाव नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 47 में हमें देखने को मिलता है कि मद्य निषेध शब्द का प्रयोग किया है।
उसी का एक एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से अनुच्छेद 47 के संदर्भ में एक आंदोलन हुआ आंध्र प्रदेश में, जो कि गांधीवादी आंदोलन एक बहुत ही शांतिप्रिय अहिंसक आंदोलन रहा, और जिसमें कि सरकारों को मजबूर होना पड़ा, राज्य सरकारों को मजबूर होना पड़ा नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, और लोगों की मांगों को स्वीकार किया गया। 2011 और 12 में अन्ना हजारे का आंदोलन बहुत बड़ा एक गांधीवादी आंदोलन हम 21वीं शताब्दी का मान सकते हैं। इस 21वीं शताब्दी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय जो तत्कालिक सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, का गठबंधन जो था, उसमें बहुत तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार के विषय उभर कर आए, तमाम तरह के विभागों में भ्रष्टाचार की फाइलें आने लगी, और इस तरीके से पूरे देश में एक आंदोलन भ्रष्टाचार के प्रति विरोध का उभर कर आया, और जिसकी वजह से आम जनमानस भी उस आंदोलन में शामिल हुआ, और पूरी तरीके से ये आंदोलन पूरे पैन इंडिया ये आंदोलन हुआ, और हर घर से हर व्यक्ति ने हर तरीके से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो सके या अप्रत्यक्ष रूप से, आजकल सामाजिक जो सोशल मीडिया और तमाम तरह के और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाओं को दर्ज कराता रहा, अपने विरोध को दर्ज कराता रहा, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियों को दर्शाता रहा, उन पर कटाक्ष करता रहा, और इस तरीके से सरकार 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुमत भी खत्म हो गया। इस तरीके से आप देखा जाए तो इतने बड़े सरकार की व्यवस्था को बदलने में एक अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो था, एक बड़ा एक समकालीन राजनीति की दृष्टि से एक बड़ा आंदोलन था, जिसमें पूरे भारत के लगभग प्रत्येक नागरिक ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तिरस्कार किया उस भ्रष्टाचार से संलिप्त सरकार का, और कांग्रेस पार्टी की जो सोच थी या उस तरह की जो विचार थे, उसको भी उन्होंने किसी तरीके से दूर किया। वो एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट पूरे देश में चलाया गया। इसमें एक बच्ची के साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक जघन्य अपराध किया, जिसे हम निर्भया आंदोलन के नाम पे जानते हैं। 2012 में बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से इंडिया गेट और जनपथ में और तमाम दिल्ली के तमाम जगहों पर और देश भर में तमाम जगहों पर लोगों ने शांति मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाला, और इस तरीके से सरकार को मजबूर किया कि इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, और हमारे देश की महिलाओं, बेटियों, बच्चियों को सुरक्षात्मक एक वातावरण देना है, और इस सोच को देखते हुए हमें कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए, ताकि हमारे देश की महिलाएं, बच्चियां, हमारे देश की मातृशक्ति कैसे सुरक्षित रह सके। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो एक आंदोलनों का एक लंबा क्रम है, जो एक आंदोलन एक अहिंसात्मक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आधार, या यूं कहें कि उसमें गांधी जी के विचारों का पूरी तरीके से समावेश दिखाई देता है। और इस तरीके से आप देखिए कि जयप्रकाश का आंदोलन भी रहा है, राम मनोहर लोहिया ने भी आंदोलन किए हैं, और ये सब गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं, और पूरे देश में आंदोलनों का ये तो एक छोटा क्रम मैं यहाँ पर बतला पाया। भारत में आंदोलनों का, सामाजिक आंदोलनों का, राजनीतिक आंदोलनों का एक बहुत बड़ा क्रम रहा है, जो कि गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित दिखाई देता है, जहां पर हिंसा का प्रयोग बहुत कम हुआ है, बल्कि बड़े बड़े बदलाव अहिंसात्मक रूप से ज्यादा अक्षम हो गए। क्योंकि ये समाज, देखिए, ये समाज हिंसा को स्वीकार करने वाला समाज नहीं है। भारतीय समाज हिंसा को किसी तरीके से स्वीकार नहीं करता। इसलिए आप देखिए कि वामपंथियों की विचारधारा, माओवादियों की विचारधारा, या हिंसात्मक जो भी प्रवृत्तियां रही, चाहे क्षेत्रवाद को लेकर खालिस्तानियों की मांग रही हो, चाहे हमारे उत्तर पूर्व में जो कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने अलग एक राज्य और एक अलग स्वतंत्र इकाई बनाने की बात की, जो क्षेत्रवाद के नाम पर जो तमाम तरह के आंदोलनों को बढ़ावा देते हैं, या कश्मीर में आतंकवाद का विषय रहा हो, एक 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 खास वर्ग विशेष के प्रति हिंसा, वहां पर रह रहे कश्मीर के पंडितों और कश्मीर के हिंदुओं के प्रति जो हिंसात्मक जो प्रवृत्ति देखने को मिली। इस तरीके से आप देखें तो समाज ने उन लोगों को, उस तरह की सोच को, उस तरह के विचार को, हिंसात्मक प्रवृत्ति को नकारा है, और इसी की वजह से आज हमारा समाज इतना
हमें संगठित देखने को मिलता है। कारण है कि हिंसा समाज ने कभी हिंसा को बहुत महत्व नहीं दिया। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, भारत में हालांकि शस्त्र और शास्त्रों का की संस्कृति रही है, लेकिन एक संतुलन देखने को मिलता है। हम हर चीज को एक शांति पूर्ण तरीके से सुलझाने का, समाधान लाने का एक सकारात्मक पहलू है, जिसकी वजह से समाज जो है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव ला पाता है। और वही बदलाव आज इस पूरे समाज को, इतनी विविधताओं के होने के बावजूद भी, एक इतना बड़ा समाज जो भारतीय समाज है, वो आपस में जुड़कर एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ, सहिष्णुता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से रहता है। तो हिंसात्मक प्रवृत्ति किसी भी तरह की रही हो समाज में, चाहे वो दंगों के स्वरूप में रही हो, चाहे आतंकवाद के स्वरूप में रही हो, चाहे क्षेत्रवाद के स्वरूप में रही हो, चाहे माओवाद के स्वरूप में रही हो, चाहे वामपंथियों के हिंसात्मक प्रवृत्ति के स्वरूप में रही हो, वैचारिक हिंसा के स्वरूप में, सभ्य समाज ने, सजग समाज ने इस हिंसात्मक प्रवृत्ति को नकारा है, क्योंकि समाज की प्रवृत्ति अहिंसात्मक है। तो इस तरीके से अहिंसा हमारे आंदोलनों का एक बहुत बड़ा आयाम रहा है, और जिसकी वजह से हर मनुष्य में जो मानवीयता के गुण हैं, जो एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, उसकी मुख्य वजह ही अहिंसा है। क्योंकि अहिंसा, जैसा मैंने कहा ना कि अहिंसा अपने आप में बहुत समग्र है, जिसमें बहुत सारे गुण अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं, और वही गुण हमारे समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। उसमें से कोई भी एक गुण, एक प्रवृत्ति कम हो जाएगी, तो फिर समाज फिर अपने मूल स्वरूप से हटकर हिंसात्मक स्वरूप में आ जाएगा। इसलिए समाज का जो मूल स्वरूप है वो अहिंसात्मक है, हिंसात्मक नहीं है। ये पश्चिमी जगत की तरह मार-काट और लहू-लुहान करने वाला समाज नहीं रहा है। इसलिए भारतीय समाज की जो परंपराएं रही हैं, जो प्रवृत्तियां रही हैं, जो स्वभाव रहा है मूलतः, वो अहिंसात्मक स्वभाव रहा है। और आजादी के बाद, स्वतंत्रता के उपरांत, भारत एक अहिंसात्मक प्रवृत्ति वाला देश रहा है। वैश्विक स्तर पर भी देखें तो हमारी जो नाभिकीय हमारे पास एटॉमिक बम होने के बावजूद, हमारे पास इतना बड़ा डिफेंस स्ट्रक्चर होने के बावजूद, हमारे पास इतनी बड़ी व्यवस्थाएं होने के बाद भी, जल, नभ और स्थल की सेनाएं इतने बड़े स्वरूप में होने के बावजूद भी, इतनी तकनीकी विकास करने के बावजूद भी, भारत का जो स्वभाव रहा है दूसरे देशों के प्रति और वैश्विक स्तर में कभी भी हिंसात्मक नहीं रहा है, क्योंकि वो मूल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। क्योंकि ये बुद्ध की जमीन है, ये जैन ऋषियों की जमीन है, जिसमें ये भगवान राम की जमीन है, भगवान कृष्ण की जमीन है। ये ऐसे लोगों की ये मातृभूमि है, ये ऐसे लोगों की जननी है जहाँ पर हिंसा कहीं से भी किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं की जाती है। तो वो प्रवृत्ति हमें समाज के प्रवृत्ति में या देश की प्रवृत्ति में, जब हम किसी विदेश नीति का या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पालन करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होती है। और इसमें कहीं ना कहीं गांधी जी का एक बड़ा विचारधारा की विरासत हमें देखने को मिलती है कि समाज उस दृष्टि से, उस दिशा में सोच पाता है। और इस तरीके से गांधी जी का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भी देखने को बारंबार मिलता है कि समाज की प्रवृत्तियां किस तरीके से बदल गई हैं। आज इकाई का जो नौवीं इकाई है, इसमें एक और विषय है जिसको आज हम लेने वाले हैं, वो है शांति आंदोलन। शांति, जैसा कि हमने कहा अभी कि जब हम बात कर रहे थे अभी आंदोलनों की, तो अहिंसात्मक आंदोलनों की बात हम जब कर रहे थे, तो हमने एक विषय को रखा कि अहिंसा अपने आप में पूर्ण शब्द है। फिर अहिंसा के आगे पीछे या अहिंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अहिंसा अपने आप में पूर्ण है, एब्सोल्यूट है। जब अहिंसा होगी तो अपने आप सारी चीजें मूल उसके केंद्र में आकर इकट्ठी हो जाएंगी। वो इतना प्रभावी तंत्र है, इतना प्रभावी यंत्र है। उसी तरीके से अगर हम शांति को समझने का प्रयास करें, हालांकि शांति की कोई परिभाषा नहीं है। शांति अपने आप में एक ऐसा विषय है, या हम गांधी जी के अनुसार समझें कि व्यक्ति शांत कब होता है, या व्यक्ति की शांत की प्रवृत्ति कब बढ़ती है।
जब व्यक्ति स्वयं से, अपनी आत्मा से ईश्वर से साक्षात्कार करता है, जब व्यक्ति स्वयं को समझता है, स्वयं के स्व को समझता है, तो व्यक्ति शांत होता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति शांत होती है, और वो प्रवृत्ति उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह की के विषयों में वो प्रवृत्ति रिफ्लेक्ट होती है, या यूं कहें कि उस प्रवृत्ति के होने से वो चीज प्रभावित होती है। इसलिए जब हम शांति आंदोलनों की बात करते हैं, जिसे देखिए कि लंबे शांति आंदोलन हुए हैं, पीसफुल आंदोलन हुए हैं, और गांधी जी ने जिस तरीके से आंदोलनों को चलाया, आजादी के समय आप देखिए, जैसा कि उन्होंने हिंसा को नहीं स्वीकार किया, शांति को स्वीकार किया, सौहार्द को स्वीकार किया, भाईचारे को स्वीकार किया, सहिष्णुता को स्वीकार किया, एक दूसरे के समुदाय के बीच में कैसे मध्यस्थता हो सके, एक दूसरे के प्रति लोगों का विश्वास कैसे पनप सके, गांधी जी ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। एक ऐसा शांतिपूर्ण वातावरण और एक ऐसा शांतिपूर्ण समाज गांधी जी ने बनाने का प्रयास किया, जो कि समाज मानवता को या मानवीय गुणों को सेलिब्रेट करने वाला हो। और जब तक हम इन मानवीय गुणों को समाज में सेलिब्रेट नहीं करेंगे, उनका उत्सव नहीं मनाएंगे, तब तक समाज में शांति व्याप्त नहीं हो सकती। हम शांति की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक शांति की बात हम तभी तक कर सकते हैं जब हम समाज में इस तरह का एक सामंजस्य बैठा सकें, और वो सामंजस्य तब बैठेगा जब मनुष्य मनुष्य के प्रति, समुदायों के प्रति एक विश्वास, एक सहिष्णुता का भाव पैदा होगा, एक संतुलन का भाव पैदा होगा। और समाज और व्यक्ति में जब तक ये संतुलन नहीं आएगा, तब तक समाज और व्यक्ति कहीं से भी शांत नहीं होगा। जब व्यक्ति का मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, तभी हमारे समाज में शांति रिफ्लेक्ट होती है। वो मन के त्वरित होने से, दवानल भड़कने से, जब जंगल की जिस तरीके से आग भड़कती है, वैसा अगर मन भड़क रहा है, आग की तरह दवानल भड़क रहा है, अंदर मन में बहुत तमाम तरह के नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो समाज में हर चीज नकारात्मक नजर आएगी, अब पूरा समाज अशांत दिखेगा। और वो आंदोलनों भी रिफ्लेक्ट होगा, और आपके व्यक्तित्व से उस आंदोलनों में वो संचारित भी होगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम परिणाम पाते हैं। गांधी जी कहते हैं, इसलिए हमारी सोच में परिवर्तन करना है, हमें अपने मूल में परिवर्तन करना है। एक बार मूल में परिवर्तन कर लिया तो हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा चाहते हैं, जिन लक्ष्यों को चाहते हैं, जिन साध्य के माध्यम से, जिन साधनों को हम जिन साधनों के माध्यम से जिन साध्य को साधना चाहते हैं, वो सब कुछ सध जाएगा अगर हमने खुद को साध लिया। इसलिए शांति आंदोलन में, जैसे हम आज पूरे वैश्विक राजनीति में आप देखिए कि पूरे विश्व में एक यथार्थवाद का विचार चलता है और एक आदर्शवाद का विचार चलता है। मूलतः विश्व की राजनीति में यथार्थवादी चिंतन युद्ध और अपने हितों के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वही एक आदर्शवाद का विचार भी है, जो शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है, जो युद्ध के जंजाल में नहीं फंसना चाहता, जो लोकतांत्रिक परंपरा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार वैश्विक राजनीति में, समाज में शांति व्याप्त करना चाहता है। क्योंकि दुनिया के सब बड़े विद्वान इस बात को मानते हैं कि दो लोकतंत्र आपस में लड़ाई नहीं कर सकते, दो लोकतंत्र आपस में भिड़ नहीं सकते, दो लोकतंत्र आपस में एक दूसरे के हितों के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ी ऐसी सैद्धांतिक परंपरा है वैश्विक राजनीति में, अगर हम इसको समझें कि जब तक विश्व का लोकतंत्रीकरण नहीं होगा, जिसे हम अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं, जब तक लोकतंत्रीकरण की परंपरा नहीं पूरे वैश्विक जगत में फैलेगी, तब तक विश्व में शांति व्याप्त नहीं होगी। दूसरे लोगों का मानना है कि जब तक वैश्विक स्तर पे बड़े बड़े संस्थान नहीं खड़े होंगे, जो आपसी मतभेदों को खत्म करने वाले होंगे, आपसी मतभेदों का समाधान ढूंढने वाले होंगे, आपसी लड़ाई जो कॉन्फ्लिक्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक वो समाप्त करने वाले थर्ड पार्टीज नहीं होंगी समाज में,
दो राज्यों के बीच में ऐसी मध्यस्थता करने वाले बड़े बड़े वैश्विक संस्थान, जिसे आज हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जब तक बड़े बड़े संस्थान नहीं होंगे तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। और विश्व की भी प्रवृत्ति है, विश्व की प्रवृत्ति है शांति की तरफ, क्योंकि शांति पहले भी व्याप्त थी और शांति युद्ध के बाद भी व्याप्त होती है। कहने का अर्थ है कि शांति आगे और पीछे सब जगह शांति है। युद्ध तो एक तत्कालिक रूप से ऐसी एक घटना है जब आपके आपसी मतभेद इस कदर उलझ जाते हैं कि व्यक्ति सत्यता से दूर हो जाता है, अपने हित और अहित में फर्क नहीं कर पाता है, तभी वो युद्ध जैसी प्रवृत्तियों को स्वीकार करता है। क्योंकि युद्ध कोई परंपरा नहीं है, युद्ध एक अंतिम परिणाम है। जब व्यक्ति के पास सारे साधन खर्च हो जाते हैं, सारे माध्यम खर्च हो जाते हैं, जब व्यक्ति पूरी तरीके से हार जाता है किसी व्यक्ति को समझा के, तभी युद्ध की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है, युद्ध की तरफ जाता है। युद्ध एक अंतिम परिणाम है, युद्ध परंपरा नहीं है, युद्ध कोई संस्कृति नहीं है। कभी भी किसी भी सभ्य समाज में कोई भी किसी भी समाज के विशेष वर्ग विशेष, चाहे समाज के तमाम अंगों में युद्ध कोई एक परंपरा के स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर एक सभ्य समाज इस बात को स्वीकार करता है, वैश्विक जगत भी स्वीकार करता है कि जब तक हमारी सोच, हमारा जो आधार है, वो जो हमारे चिंतन मनन का, वो हमारा परिवर्तित नहीं होगा, हम नहीं परिवर्तित कर सकते विश्व में। और अब युद्ध की परंपरा जो है, वो परंपरा एक सभ्य समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं है और नहीं हो सकती। इसलिए और गांधी जी के चिंतन के अनुसार अगर देखें तो आज के संदर्भ में समकालीन वैश्विक राजनीति में गांधी जी के विचारों का एक बहुत बड़ा अर्थ और उसका संदर्भ दिखाई देता है। आज विश्व के तमाम बड़े देश युद्ध नहीं लड़ना चाहते, युद्ध की संभावनाएं व्यक्त होती हैं, लेकिन जब भी होता है पूरा वैश्विक जगत सक्रिय हो जाता है कि किस तरीके से युद्ध को रोका जा सके, क्योंकि युद्ध किसी भी मानवीय सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। इसलिए अगर हम इसको समझें तो वैश्विक जगत में एक शांतिवाद, इसे वाद का जो स्वरूप है, वाद का अर्थ है कि शांति से जुड़ी हुई जो बहुत सारे विचार हैं, उसको एक विचारधारा के तौर पर बहुत सारे देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद से वैश्विक जगत ने, पूरे यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर वुडरो विल्सन के जो 14 सूत्रीय सिद्धांतों का पालन करते हुए लीग ऑफ नेशन को बनाया। लीग ऑफ नेशन को बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि अब विश्व इस तरह के युद्ध में उलझेगा नहीं। 2 देश 3 देश ग्रुप बनाकर आपस में इस तरीके से लड़ेंगे नहीं। अगर इस तरीके से लड़ेंगे तो मानवीय सभ्यता खतरे में आ जाएगी। बहुत सारे संसाधनों को हम को व्यर्थ कर देते हैं। तो लीग ऑफ नेशन का उद्गम हुआ। लोगों ने कहा कि नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हम यूरोप की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो देशों के आपसी मतभेद हैं, जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से उनको निपटा सकें। कुछ दिनों तक सफलता मिलने के साथ वो सफलता बहुत दिनों तक नहीं हो पाई और फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बन गई। जब आदमी अपनी विचारधारा, अपनी फासिस्ट विचारधारा या कहें हिंसात्मक प्रवृत्ति की वजह से, जर्मनी और नाजी और हिटलर की वजह से, मुसोलिनी की वजह से, एक ऐसी प्रवृत्ति यूरोप में पैदा हुई जिसने पूरे यूरोप की शांति को भंग कर दिया और जिसकी वजह से पूरा एक द्वितीय विश्व युद्ध खड़ा हो गया। दुनिया भर के तमाम देश, बड़े देश संसाधनों के साथ पूरे एक दूसरे के साथ लड़ बैठे और पूरे विश्व की शांति भंग हो गई। लोगों ने फिर से प्रयास किया। 1945 के बाद से निरंतर जैसे युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध समाप्त हुआ जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने एटॉमिक हमला किया और उसके बाद से सारे देशों में एक ऐसी प्रवृत्ति का विस्तार हुआ कि अब नहीं, अब युद्ध नहीं चाहिए समाज में। वैश्विक राजनीति में मानव सभ्यता का विकास रुकता है
और मानव सभ्यता के इस सभ्य समाज में हिंसा कहीं से भी कोई बहुत बड़ा स्वरूप नहीं हो सकती। हिंसात्मक प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड से आप अपने विचारों को रख सकते हैं और उसके समाधान निकाले जा सकते हैं। और विश्व में एक लंबा दौर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आया जहां पर बहुत सारे संस्थान खड़े किए गए, अर्थ के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, पर्यटन की दृष्टि से, मानवाधिकारों की दृष्टि से, आपसी सहयोग की दृष्टि से, ऐसे बहुत सारे इन विषयों को लेते हुए ऐसे बहुत सारे संस्थान खड़े किए गए। वो जो संस्थान वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए जरूरी थे, आवश्यक थे। इसके लिए पूरे विश्व में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और सब लोगों ने उस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, क्षेत्रीय संगठनों को में शामिल हुए और शांतिपूर्ण तरीके से हमें समाधान निकालने लगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के पीछे भी अहिंसात्मक प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि मनुष्य अहिंसा को पसंद करता है। अहिंसा उसका एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए शांतिवाद का जब विचार हम करते हैं तो उसकी कोई परिभाषा नहीं है। वो एक ऐसा विचार है जिसको तमाम तरीके के उदाहरणों से समझा जा सकता है कि विश्व की वैश्विक परिदृश्य कैसा है और विश्व आखिर वास्तविक रूप में क्या चाहता है। इसलिए गांधी जी के अनुसार अगर हम मार्टिन लूथर किंग को भी समझें और गांधी जी के विचारों को समझे तो देखेंगे कि न केवल ये महापुरुष विश्व की वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बल्कि एक लंबी ऐसी श्रृंखला है, ऐसी परंपरा है जिसमें गांधी जी के साथ साथ मार्टिन लूथर किंग के साथ साथ लियो टॉलस्टॉय एक रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इमैनुएल आर्नोल्ड, बर्ट्रांड रसल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मार्टिन ये तमाम ऐसे लोग रहे हैं, इमैनुअल कांट, तमाम ऐसे थिंकर, तमाम ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को ज्यादा महत्व दिया है। उनके लिए शांतिपूर्ण ये सह अस्तित्व की भावना जो वैश्विक स्तर पर है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मानवीय है, ये मानवता के गुणों को बचाने वाली है। हिंसा, जैसे कि शांतिवाद को समझते हैं कि इस अध्याय में, तो हिंसा किसी भी तरीके से वर्जित है, चाहे वो विचारों में हो, जैसा हमने प्रारंभ में भी कहा है कि कर्मों में हो, विचारों में हो, मन में हो, अपने कर्तव्यों में हो। हम जो भी सोच रहे हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है, अगर वो भी हिंसात्मक है, किसी को दबाने वाली है, किसी का शोषण करने वाली है, दमन करने वाली है, तो वो किसी भी तरह की हिंसा, कहने का अर्थ है कि किसी भी तरह की हिंसा वर्जित है। जब हम किसी भी तरह की हिंसा कहते हैं तो हिंसा का कोई भी अंश सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। हिंसा चाहे छोटे स्वरूप में हो, चाहे हिंसा बड़े स्वरूप में हो, हिंसा किसी भी स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि समाज सद्गुणों को स्वीकार करता है, समाज सहिष्णुता को स्वीकार करता है, समाज सद्भाव को स्वीकार करता है और समाज प्रेम को स्वीकार करता है। समाज में जब तक सद्गुण होंगे और सद्गुणों का व्याप्तिकरण होगा, समाज में जब सद्गुण होंगे, जब सही में व्यक्ति अपने और दूसरे के बीच में मतभेद नहीं कर पाएगा। प्रकृति हमारे साथ मतभेद नहीं कर रही है, हम मनुष्य कैसे एक दूसरे के साथ मतभेद कर सकते हैं? हम किस आधार पर मतभेद कर रहे हैं? ये मानवीय कृतियों के आधार पर, इन वर्गों के आधार पर, धर्मों के आधार पर, पंथों के आधार पर, जातियों के आधार पर, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, हम अर्थ के आधार पर, भौतिकता के आधार पर किस तरह से मतभेद कर रहे हैं, ये एक मानवीय स्वभाव के लिए अस्वीकार्य है। जब व्यक्ति अपने सद्गुणों से दूर जाता है, सद्गुणों को भूल जाता है, विस्मित कर देता है, या सद्गुणों में कहीं ना कहीं प्रदूषण आ जाता है, कहने का अर्थ है कि जब हमारे सद्गुण कहीं से प्रदूषित हो जाते हैं, कोई अवगुण हमारे सद्गुणों का सहभागी बन जाता है, तो वो अवगुण हमारे सद्गुणों को प्रभावित कर देता है, उसको भी प्रदूषित कर देता है। तो हमारा चिंतन अपने मूल से हटकर हमारी जो प्रवृत्ति है अशांति और हिंसा की तरफ बढ़ जाती है। इसलिए सद्गुणों को समाज में
बनाकर रखना, सद्गुणों को समाज में उनकी व्यवस्था करना, सद्गुणों को समाज में प्रचार करना, ये बहुत आवश्यक है। ये मानवता के लिए आवश्यक है, शांति के लिए आवश्यक है। और शांतिवाद इस बात को मानता है, और शांति और जो हम पैसिफिज्म कहते हैं, वैसे तो ये एक लैटिन वर्ड है जो पैसी और फिज्म से बना है, लेकिन हमारी परंपरा में शांति का एक बहुत व्यापक परिणाम है। शांति को हम अपनी आत्मा और अपने मूल से जोड़कर देखते हैं। अपने हमारे जो जीवन की पद्धति है, जो हमारा धर्म है, हमारी संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो गांधी जी के विचारों का जो मूल है, उससे हम जोड़कर देखते हैं। तो गांधी का शांति की एक व्यापक परिभाषा है, जिसको बहुत सारे विद्वानों ने बहुत अलग-अलग तरीके से व्याख्यात किया है। तो उस शांति के मूल में क्या है? सद्गुण है, सहिष्णुता है। अब जब तक सहिष्णुता नहीं होगी, टॉलरेंस नहीं होगा समाज में, सहिष्णुता का अर्थ है हम दूसरे को भी स्वीकार कर रहे हैं, खुद को भी स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे को भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारे एक दूसरे के बीच में भिन्नताएं हो सकती हैं, हमारी भाषा भिन्न हो सकती है, हमारी संस्कृति भी भिन्न हो सकती है, हमारा खान-पान भिन्न हो सकता है, हमारा पहनावा भिन्न हो सकता है, हमारे सोचने का तरीका भिन्न हो सकता है, हमारा चाल-चलन भी भिन्न हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। भारतीय संस्कृति में किसी का तिरस्कार नहीं किया। भारतीय संस्कृति ने सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी मजहबों को स्वीकार किया है। यही भारतीय संस्कृति की सबसे खूबसूरत चीज है। यही हमारी मानवता की, हमारी सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा की सबसे मूल में चीज है कि हम सबको स्वीकार कर लेते हैं, सबके सद्गुणों को, सबकी अच्छाइयों को, सबकी बुराइयों को भी स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे धर्म अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं, हम बुराइयों को भी स्वीकार कर रहे हैं, और उन बुराइयों को खत्म करके हम उनमें अच्छाइयां व्याप्त कर रहे हैं, अच्छाइयों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसी संस्कृति है हमारी, और इसी संस्कृति से उपजे महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों में इन्हीं बातों को बहुत ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि शांति से समाज में कितनी कितनी आवश्यकता है, और इसके लिए आवश्यकता है कि हम सहिष्णुता और सद्भाव के विचारों को कितनी तेजी से स्वीकार करें, आपसी प्रेम को कैसे बढ़ाएं, मजहबी भेदभाव को मिटा दें। हम किसी भी तरह की प्रवृत्ति जो कि हमें उसके पराकाष्ठा की तरफ ले जाती है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाती है, उससे दूर भागना है। क्योंकि कोई भी तरह का एक्सट्रीमिज्म जो है वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है, वो हिंसात्मक है। इसलिए शांतिवाद के अगर पूरे विचार को समझे तो लियो टॉलस्टॉय की एक किताब है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। वो उसमें कह रहे हैं कि इन सद्गुणों के, इन सहिष्णुता के, इन सद्भावों को, इन प्रेम के, इन विचारों के साथ हम जब देखते हैं तो अपने आप समाज में शांति व्याप्त हो जाती है। पॉल बोहानन की एक बहुत अच्छी पुस्तक है, लॉ एंड वेलफेयर, द स्टडीज इन द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में वो कहते हैं संघर्ष के बिना समाज संभव नहीं है। वो संघर्ष को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष वो हिंसात्मक संघर्ष नहीं है। समाज के विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है वो, लेकिन कहते हैं कि नियंत्रण उससे भी ज्यादा आवश्यक है। नियंत्रण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संघर्ष आवश्यक है, लेकिन नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। कोई नदी बहती है, जब कोई नदी बहती है तो पूरे अपने वेग से बहती है, और उस वेग से जब बहती है नदी तो वो बहुत आवश्यक है। नदी का बहना बहुत आवश्यक है, उसकी अविरलता बहुत आवश्यक है। वो जब गंगा माँ जब गंगोत्री से निकलती है, जब गौमुख के पास से गंगोत्री से निकलती हैं, तो बहुत तेज वेग होता है। वो वेग बहुत आवश्यक, वो अविरलता बनाए रखना के लिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसलिए वो पॉल बोहानन अपनी पुस्तक में कहते हैं कि संघर्ष के बिना समाज संभव नहीं है, समाज विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए संघर्ष जरूरी है। संघर्ष किस चीज का? संघर्ष है कि हम अशांति फैलाने वाले तत्वों को खत्म कैसे करें और सद्गुणों का विकास कैसे करें। ये संघर्ष है। अच्छाइयों को बढ़ाने का संघर्ष है, बुराइयों को बढ़ाने का संघर्ष नहीं है। समाज ऐसे विकसित होता है, अच्छे अच्छे विचारों से समाज हमारा विकसित होता है और पल्लवित होता है। इस तरीके से इस समाज में बदलाव आता है। ऐसे बहुत सारे विचारों के साथ गांधी जी ने समाज में शांति की क्यों आवश्यकता है, शांति क्यों आवश्यक है, इसका विचार रखा है। और आज पूरा विश्व इस शांति के विचारों को स्वीकार कर रहा है, और वैश्विक राजनीति में शांति बहुत आवश्यक है। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।